नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 12/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर एक सेट में जीके, जीएस एवं करंट का डिस्क्रिप्शन तो करता ही हूँ, साथ में न्यू अपडेट भी देता हूँ। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एवं शेयर भी करें, और सभी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, उसको भी देखें ताकि आपका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और एग्ज़ाम निकालने में मदद हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुल्क राज आनंद डैश के लेखक हैं। तो मुल्क राज आनंद जो है अनटचेबल के लेखक हैं। दोस्तों, द इनविजिबल मैन, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये हवर्ट जॉर्ज वेल्स का लिखा हुआ है। ये बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉरेस्टर के द्वारा, E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया है, इसको याद रखिएगा। और द गाइड भी बराबर पूछा जाता है, जो R.K. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नारायण जी के द्वारा लिखा, R.K. नारायण का द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बराबर वेब सीरीज अगर कोई देखे होंगे या फिर सीरियल टाइप का है, उसका नाम हैरी पॉटर है। एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि हैरी पॉटर जो श्रृंखला है, इसके लेखक कौन है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था, जो विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्टता के बीच एक गणितीय संबंध दर्शाता है। विद्युत धारा मतलब I, प्रतिरोध R और वोल्टता V, इसके बीच किसका सूत्र पर संबंध दर्शाता है। दोस्तों, मैं फिर से हर एक सेट में बोलता हूँ, मैं जब भी सेट कराता हूँ तो जिनको वास्तव में पढ़ना है वो कृपया कॉपी कलम लेकर बैठे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट बताता हूँ। अगर मैं दोस्तों बहुत लिखने लगूंगा तो 1-1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा, और शायद उतना देखने में आप लोग को बोरिंग लगेगा। इसलिए बोलता हूँ तो कोशिश करिए कि लिखते जाइए साथ में, और बेनिफिट होगा। कह रहा है कि 1827 में कौन इनमें से वैज्ञानिक थे जो विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्टता का संबंध स्थापित किए, गणितीय संबंध। तो इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम का नियम 9 या 10 वगैरह में, जिसमें बताया गया है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर समानुपाती होता है धारा के, भी समानुपाती होता है I के, और ये समानुपाती हटाने के लिए कांस्टेंट किया जाता है, तो वो कांस्टेंट के रूप में R को प्रदर्शित करते हैं, और I V बराबर RI को ही ओम का नियम बोलते हैं। दोस्तों, इसको रट जाइएगा। जहां V विभवांतर है और R प्रतिरोध है, इसको याद रखिएगा। R प्रतिरोध है और I है धारा, कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। एक देखिए, इनका बराबर पूछता है गुस्ताव किरचॉफ का। इनका नियम एक है दिया हुआ कि कोई भी परिपथ में सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग जो होता है ना, वो शून्य होता है। कोई भी परिपथ में किसी भी दिशा से विभिन्न प्रकार की धारा आ रही है, जैसे मान लिए -5 आ रही है, कि किसी तरफ से +2 आ रही है, किसी तरफ से मान लिए +3 आ रही है, तो ये पूरे परिपथ में देखिए +2 +3 5 और -5, यानी कि दोनों के जोड़ के बीजीय गणितीय योग शून्य आता है। ये तो एग्जाम्पल के लिए बताएं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कहना यही चाहते हैं इसी टाइप से कि किसी भी परिपथ में सभी धाराओं का बीज गणितीय योग जो होता है ना, वो बिल्कुल शून्य होता है, जोड़ते हैं तो। और चूंकि शून्य होता है बीजगणितीय योग, इसीलिए इसे आवेश के संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर विलियम गिलबर्ट की बात करें तो डी मैग्नेट नामक ये सिद्धांत दिए, जो अरस्तु के दार्शनिक पद्धति को भी चैलेंज करता है। तो विलियम गिलबर्ट का इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं एग्जाम में दोस्तों, इसलिए सभी का याद रखेंगे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 पारित हुआ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है।
जो है भारत ने समुद्री डकैती विरोधी, समुद्र में जो डकैती होता है ना उसके विरोध में एक विधेयक पारित किया 2022 में। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में जो है कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन वाला देखिए 1, 2 और 4, ए सही है, 2 सही है और 4 सही है। पहला देखिए, संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 को राज्यसभा से मंजूरी दे दी, तो बिल्कुल सही। ये देखिए, अगर थोड़ा सा होशियारी दिमाग कोई अगर लगाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ लिखा हुआ है समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022, यानी कि 2022 में पारित हुआ, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही सही हो गया। दूसरा, यह अधिनियम भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। यही देखिए, नाम से इसका भी आंसर निकल गया, दूसरा का भी, समुद्री डकैती विरोधी विधेयक, मतलब समुद्र में डकैती जो होता है उसके विरोध में विधेयक पारित, तो दूसरा भी सही है। तीसरा आइए, यह विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के से परे समुद्र पर लागू होता है जो भारत के समुद्र तट से 500 समुद्री मील से ऊपर है। इसको भी रहने देते हैं, चौथा का डिस्क्रिप्शन करते हैं, फिर उसको समझाते हैं। चौथा कह रहा, अधिनियम समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज या विमान के चालक, जहाज को चलाने वाला जो चालक होता है, या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्य के लिए कोई जहाज, विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। कहता है समुद्र, बीच समुद्र में ड्राइवर पर, यात्री पर, जो भी समुद्र के खिलाफ, रूल के खिलाफ काम करते उस पर यह लागू होता है। तो ये 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं समुद्र डकैती विरोधी विधेयक के अनुसार। अब 3 नंबर पर विचार करते हैं हम लोग, जो कि गलत है। कोई भी देश में समुद्र तट से, याद रखिएगा आप लोग, 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, यानी इसको अगर किलोमीटर में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 22.2 किलोमीटर होता है। इतना लगभग होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि समुद्र तट से, जैसे आंध्र प्रदेश में समुद्र है सटा हुआ, तो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर तक के जिस देश का वो तट रहता है, वह देश या वह राज्य कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। जबकि एक होता है दोस्तों विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, यहां देखिए दिया हुआ है 3 नंबर ऑप्शन में, जो भारत के समुद्र तट से 500 समुद्री मील नहीं दोस्तों, यही यहां पे गड़बड़ किया इसलिए गलत हुआ, 200 समुद्री मील होता है। यह जो है 200 समुद्री मील से ऊपर का क्षेत्र को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, इसलिए यह तीसरा ऑप्शन गलत हो गया था। यह 500 समुद्री मील दिया हुआ है। ये अच्छा, ये नियम कब बना कि दोस्तों ये 12 नॉटिकल मील उस देश का होगा जिस देश के तट से समुद्र लगा होगा, या फिर 200 मील तक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होगा। तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का समुद्र से रिलेटेड एक कानून आया था, कब? 1982 में। इसी में यह सब नियम दर्शाया हुआ है। समुद्र डकैती से रिलेटेड चीज यहाँ पे आया है। समुद्र डकैती से रिलेटेड एक फेमस फिल्म है दोस्तों, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, माने कैरेबियन का डाकू। इसका हीरो का नाम है जॉनी डेप, हीरो इसमें जॉनी डेप। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कभी, क्योंकि फेमस है, समुद्री डाकू से रिलेटेड फेमस पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूँ इसलिए लाइक सब्सक्राइब करते चले, हमको भी अच्छा लगेगा कि आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, बहुत गहराई से बताता हूँ फैक्ट खोज के। ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा डैश के द्वारा तैयार की गई थी, किसके द्वारा? जिसको रूपरेखा नहीं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि ताजमहल का वास्तुकार कौन है, ये इन्हीं को बोलते हैं, तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। ये कहाँ के थे दोस्तों? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि कहाँ के थे उस्ताद अहमद लाहौरी, तो फारस के थे। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, किसके लिए? तो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। ताजमहल बहुत बार एग्जाम में पूछा है, सफ़ेद संगमरमर का बना है, इसलिए उजला लगता है, चांदनी रात में और चमकता है। सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर दोनों का, सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर दोनों से मिलकर बना है दोस्तों। 1632 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ और 20 वर्षों तक करीब चला दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि उस्ताद लाहौरी को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। और ताजमहल कहाँ है दोस्तों? तो ताजमहल आगरा में है। आगरा किस नदी के किनारे है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि आगरा जो है
यमुना नदी के किनारे है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और इससे रिलेटेड फैक्ट अगर कुछ विशेष रूप से पूछा जाए, जैसे यहाँ पे याद रखिएगा कि बहुत बार पूछा जाता है, हाँ ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन हमको गलत महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अहमद लाहौरी को ईसा खां भी बोलते थे, पता नहीं क्यों 1 नंबर ऑप्शन नहीं लिया है ईसा खां को, अहमद लाहौरी को, लेकिन ईसा खां की जगह ये 1 नंबर ऑप्शन मोहम्मद ईसा है, तो शायद इसलिए ऑप्शन नहीं लिया होगा, क्योंकि ईसा खां बोलते थे अहमद लाहौरी को, ये मोहम्मद ईसा ऑप्शन दिया है इसलिए नहीं लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि ताजमहल का जो गुंबद का निर्माण है ना, वो तुर्की के इस्माइल खां अफरीदी के द्वारा बनाया गया। ताजमहल का जो गुंबद होता है, ऐसे गुंबद जो बनता है इस पर इस तरह से, इसका निर्माण इस्माइल खां अफरीदी के द्वारा हुआ। अभी देखिए केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुतुब मीनार पे जो अभिलेख लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, निर्माण कार्य पूरा किया गया इल्तुतमिश के द्वारा, लेकिन लेख सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। अभी केबीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो इसको भी याद रखेंगे कि ताजमहल के गुंबद का निर्माण तुर्की के इस्माइल खां अफरीदी के द्वारा किया गया है। आगरा में है ताजमहल, और यूनेस्को के द्वारा, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1983 में इसको यूनेस्को के धरोहर स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटेल ज़्यादा इसलिए बताता हूँ कि जितना सोचता हूँ फैक्ट बन सके बता दूँ। जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है? तो जेट प्रवाह क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में मौजूद मजबूत हवा जो धाराएं बहती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, उसी को जेट धाराएं बोलती है। ये जनरली तौर पर इसको बोलते हैं कि ऊपरी क्षोभ मंडल में मौजूद हवाएं जो बहती है उसी को भू विक्षेपी पवनें या जेट धाराएं बोलते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी तो वायुमंडलीय प्रदूषण, वायुमंडल में फैले हुए दूषित कण को वायुमंडलीय प्रदूषण भी कहते हैं, और विभिन्न प्रकार से जिससे दूषित वायुमंडल हो रहा है वह सभी वायुमंडलीय प्रदूषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक की रानी मचैया, इसके बारे में पुराने सेट में भी करवा दिया हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे प्ले लिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, उसको भी सभी वीडियो को देख ले ताकि और अच्छे से पता चल जाए। कर्नाटक की रानी मचैया को कर्नाटक और कर्नाटक के बाहर डैश को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किस चीज को? तो उन्मत्त आर्ट को। उन्मत्त आर्ट को कर्नाटक के बाहर प्रसिद्ध करने के लिए रानी मचैया को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। कर्नाटक में कोडावा महिलाओं के द्वारा उन्मत्त कुर्ग आर्ट किया जाता है, नृत्य किया जाता है, और इसमें देवी कावेरी, कर्नाटक में कावेरी नदी बहती है, तो देवी कावेरी को आकर्षित करने के लिए, खुश करने के लिए किया जाता है। अच्छा, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जो कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर भारत खास करके यूपी में, कथकली केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मोहिनीअट्टम केरल में, मणिपुरी मणिपुर में, और असम में सत्रिया नृत्य किया जाता है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 यही है, और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य असम का सतरिया नृत्य है। अभी देखिए कामसले नृत्य की अगर बात करें तो यह कर्नाटक में शिव भगवान को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, जबकि डोलू कुनीठा कर्नाटक में ये भी शिव भगवान को ही समर्पित है यह नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला पुष्कर राजस्थान में, इसी को पुष्कर मेला कहते हैं, ऊंट से रिलेटेड है। वो कार्तिक मेले के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि कार्तिक महीने में लगता है। राजस्थान में ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। कुछ प्रसिद्ध मेला है जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। हेमिस जो है महोत्सव या मेला लद्दाख में मनाया जाता है, जबकि चंद्रभागा उड़ीसा में मनाया जाता है। पुष्कर मेला देखिए पुष्कर है, पुष्कर मेला, पुष्कर झील भी राजस्थान में है, इसको याद रखिएगा। गंगा सागर का मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल में लगता है।
जबकि मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में होता है। तो ये सभी भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में बनाया गया। कब? क्योंकि 2023 का हॉकी विश्व कप भारत में प्रस्तावित था पहले से, इसलिए भारत में स्टेडियम की जरूरत पड़ी। तो भारत में जब हॉकी विश्व कप 2023 खेला गया, भारत के 2 शहर में, उड़ीसा के राउरकेला में एवं भुवनेश्वर में, तो राउरकेला में ही बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, जहां मैं अभी पोस्टेड हूं दोस्तों। तो और याद रखेंगे हॉकी से रिलेटेड आप लोग याद रखेंगे कि 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप, ये तो 15वां हमारा भारत में हो गया। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में कहाँ होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। अच्छा, याद रखेंगे गुजरात से रिलेटेड, याद रखेंगे गुजरात में नमो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। जबकि वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र के मुंबई में है। कीनन स्टेडियम झारखंड के जमशेदपुर में है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, गुजरात में ही एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसके वास्तुकार कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। वास्तुकार, जैसे अभी ताजमहल के वास्तुकार के बारे में हम लोग पढ़े, अहमद लाहौरी थे, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित है, मतलब भारत के पूर्व अचल में स्थित है? तो मीजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। मीजो पहाड़ियाँ मिजोरम जो कि उत्तर पूर्व राज्य में है, तो मीजो पहाड़ियाँ। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में, इसलिए पूर्वांचल में तो पता। गारो, खासी और जयंतिया ये सभी मेघालय में है, लेकिन मेघालय से पूर्व नागालैंड है दोस्तों, इसलिए। अन्ना मुड़ी और डोडा बेटा, अन्ना मुड़ई ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दोदा बेटा दूसरी ऊंची चोटी है। सेवराय की पहाड़ियाँ, जाबोरी पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2023 में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की? तीसरा बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किया है कौन देश? तो भारत ने तीसरा बार ये किया। कहाँ किया था दोस्तों? तो न्यू दिल्ली में किया था। इसमें 4 व्यक्ति जो है गोल्ड जीते थे, सावित्री बूरा, नीतू धनदास, याद रखेंगे सावित्री बूरा या भूरा जो भी, नीतू धनदास ये भी गोल्ड लिए, पूछ दे हो सकता है एग्जाम में, नीतू धनदास। तीसरा निखत जरीन और चौथा लवलीना बोरगेहन या बोरगोहन ऐसा करके होता है। तो ये 4 जो थे महिला ने गोल्ड मेडल जीता। याद रखेंगे कि IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका स्थापना 1946 में हुआ था और इसका मुख्यालय लुसाने बोलता है, लुजाने स्विट्जरलैंड में है। कुछ महिलाओं से रिलेटेड अगर खेल की बात करें तो नोवा फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। इसके विजेता स्पेन रहा जबकि उप विजेता इंग्लैंड रहा। स्पेन पहला बार विजेता रहा नोवा फीफा महिला विश्व कप का। फीफा का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका स्थापना दोस्तों 1904 में हुआ था। अच्छा, सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 में हुआ, विजेता इंडिया था। इसको ट्रिक याद रखें, सैफ अंडर 19 फुटबॉल का चैंपियनशिप है, मतलब 19 साल के नीचे वाला व्यक्ति इसमें खेलता है। इसमें भारत, सैफ अली खान कहाँ का है दोस्तों? ट्रिक से याद रखेंगे, भारत का है। बांग्लादेश उप विजेता रहा, बांग्लादेश को हरा के भारत जीता सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब। क्रिकेट महिला विश्व कप
क्रिकेट महिला विश्व कप जो हुआ 2024 में हुआ, उसका विजेता श्रीलंका रहा। किसको हरा के? इंडिया को हरा के, यानी इंडिया उप विजेता रहा। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत डिस्क्रिप्शन हो जाता है, इसलिए एकदम हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से सुने। नील हरा शैवाल एना बिना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? नील हरित शैवाल का नाम सुने होंगे, यह स्वपोषी भी है। तो मीठे पानी के फर्न अजोला के पत्ती में छिपा रहता है, और उसी से उसके पत्तियों पे जो कीट आते हैं और जो भी खाने वाले उसके लिए जीव आते हैं उसको खा के जिंदा रहता है। सहजीवी, जब दो व्यक्ति एक दूसरे की मदद लेके जिंदा रहता है तो उसको सहजीवी कहते हैं। स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद तैयार करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी। मृतपोषी, वैसे जीव जंतु पर ऐसे कीट जीव जंतु या परजीवी जो भी मरे हुए जीव जंतु एवं जानवर पर आश्रित होते हैं, उसको खा पी के जिंदा रहते हैं। तो अपरजीवी दूसरे जानवरों पर आश्रित रहने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य ने भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल के मेजबानी गुजरात ने किया था, लेकिन अब इसको हमको ध्यान नहीं देना है क्योंकि 37वां हो गया है दोस्तों। तो 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 37वां हुआ था गोवा में। इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? तो मोगा था। एक जैसा नाम है, गोवा मोगा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड इसमें नटराजन, श्रीहरि नटराज को मिला। ये किससे? श्रीहरि नटराज। किस गेम से रिलेटेड है? तैराकी, तैराक है ये। फर्स्ट इसमें कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। ये में शॉर्ट में महाराष्ट्र को लिखते हैं, जबकि बिहार इसमें तीसरा नंबर पर रहा पूरे इंडिया में। इसको याद रखेंगे। अच्छा, याद रखेंगे 37वां तो 2024 में भी हो गया, चूंकि अब 38वां 39वां पूछेगा, तो 38वां और 39वां दोनों का याद रखेंगे। 38वां उत्तराखंड में होगा और 39वां मेघालय में होगा 2025 में। 24 में इस साल उत्तराखंड में 38वां होगा और 39वां मेघालय में 2025 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रेन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? मिडनाइट चिल्ड्रेन ये सलमान रश्दी का जो है उपन्यास है दोस्तों। चेतन भगत के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास के बारे में जानते हैं। तो चेतन भगत का द गर्ल इन रूम 105, लड़की कमरा नंबर 105 की लड़की, इसको बोल सकते हैं। वन अरेंज्ड मर्डर, जैसे लव मैरिज होता है, अरेंज मैरिज होता है, तो वन एक अरेंज्ड मर्डर। 400 डेज ये भी लिखे हैं, 400 डेज चेतन भगत का ही है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये बराबर एग्जाम में पूछता है, मेरे जिंदगी का 3 गलती। विक्रम सेठ की अगर बात करें तो द गोल्डन गेट, और बराबर हर एग्जाम में लगभग पूछता है। ये सुटेबल बॉय किन की कृति है? तो विक्रम सेठ का। जेन ऑस्टिन का सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एम्मा मैन्सफील्ड पार्क, ये सभी 3 उनका है। पहला बुक सेंस एंड सेंसिबिलिटी, दूसरा एम्मा, तीसरा मैन्सफील्ड पार्क। ये उतना नहीं पूछता है, लेकिन तीनों का ऊपर वाला का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? यह देखिए क्वेश्चन से ही आंसर पता चलेगा। व्यावसायिक बैंक मतलब व्यवसाय करने के उद्देश्य से बैंक। तब व्यवसाय कैसे होगा? तो ऋण देना और जमा लेना, ये दोनों काम करेगा तो व्यावसायिक बैंक ही चलेगा। तो ये प्राथमिक काम है व्यावसायिक बैंक का, ऋण देना और ऋण लेना। मुद्रा आपूर्ति का विनिमयन यानी कि कौन करता है दोस्तों? तो आरबीआई हमारे भारत में। अब मौद्रिक नीति का संचालन, मॉनेटरी पॉलिसी जारी कौन करता है? ये आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी नोट और सिक्का जारी कौन करता है? आरबीआई करता है भारत में। तो आरबीआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति के आधार पर किया गया। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर आरबीआई के हैं शक्तिकांत दास, अभी 25वें गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास, जबकि 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं उपराज्यपाल।
एम राजेश्वर राव, एम एस स्वामीनाथन है, सॉरी दोस्तों, और टीवी राधा कृष्णन है, और एक एम डी पात्रा है। 4 आदमी, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जी हैं, टीवी राधा कृष्णन है और एम डी पात्रा, ये 4 वो हैं। लेकिन शक्तिकांत दास वाला पक्का याद रखिएगा, 25वां गवर्नर है। आरबीआई ने विमुद्रीकरण किया था 2016 में, 8 नवंबर 2016 को, जिसमें कि 500 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, चलन से बाहर कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूतीय हिंद कहा जाता है? तूतीय हिंद मतलब तोता हिंद, भारत का तोता। अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन अमीर खुसरो था। ये दिल्ली सल्तनत के बलबन से लेके अलाउद्दीन खिलजी से गयासुद्दीन तुगलक सबका संरक्षण इनको प्राप्त था। ख्याल का आविष्कार किए थे इन्होंने। ख्याल मतलब गाने की एक शैली होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गजल सुनाओ गाना में, चाहे और भजन सुनाओ, तो इसी तरह से एक ख्याल होता है, ठुमरी गायन, ये सब गायन की एक पद्धति होती है। अमीर खुसरो जो है इनको भारत का तोता कहा जाता था। मियाँ तानसेन जो है अकबर के नवरत्नों में एक थे। अकबर के बहुत बार तो एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नवरत्न किनके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में। तो नवरत्न मतलब 9 महान विद्वान, विभिन्न कलाओं में निपुण व्यक्ति अकबर के दरबार में 9 लोग रहते थे, उन्हें नवरत्न कहा गया। मतलब अकबर बोलता था कि हमारे दरबार में 9 रत्न हैं, और यही अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। मियाँ मतलब क्या होता है? किसी को रेस्पेक्ट देना। जैसे हम लोग बोलते हैं रास्ता चलते किसी को, क्या बड़े भैया, तो उसी तरह से ओए मियाँ और सब ठीक है, ऐसे करके बोलते। तो मियाँ मतलब इज्जत देना। तानसेन जो थे उनको तानसेन की उपाधि किसने दी? तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत थे। ये एग्जाम में पूछा है, विक्रमजीत, इसको याद रखेंगे। जो एग्जाम में पूछता है मैं बराबर वही चीज़ बताता हूँ। बेफजूल पढ़ना है, विद्वान मत नहीं बनना, हम लोग को जॉब लेना है। विक्रमजीत ने तानसेन की उपाधि दी थी उनको। अच्छा, तानसेन जो थे वो ध्रुपद शैली, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना ख्याल शैली, तो एक ध्रुपद शैली होती है। तो तानसेन ध्रुपद शैली में विशिष्ट स्थान हासिल किए हुए थे। इन्होंने एक राग, बहुत सारे राग का आविष्कार किया, उसमें से एक मेरा फेवरेट राग है राग दरबारी कान्हा, मैं बहुत सुनता हूँ उसको। और पुरंदर दास के बारे में भी पिछला सेट में हम चर्चा कर चुके हैं कि कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले क्या हुआ? जब बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, तो इसके विरोध में देसी वस्तुओं का अपनाया और जबकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, इसलिए इसको स्वदेशी आंदोलन कहा गया। और कह रहा है आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहा गया? तो आंध्र प्रदेश में इसको वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। कोई पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में क्या कहा गया? तो वंदे मातरम आंदोलन कहा गया इसको। ये डेल्टाई आंध्र प्रदेश में हुआ था। बंगाल विभाजन जो कि कलकत्ता के टाउन हॉल से हुआ, इसमें विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया। अब याद आप ये बता दीजिएगा कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत फेमस है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। गदर आंदोलन, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका एवं कनाडा जैसे क्षेत्रों में हुई लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना के द्वारा, जिसमें कि सोहन सिंह भाकना जो थे वो संस्थापक अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल गदर पार्टी के महासचिव थे। और गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और अली बंधुओं के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अली बंधु मतलब अली नाम से 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इसलिए अली बंधु बोला गया दोनों भाई को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को चूंकि चालू हुआ 1942 में, अगस्त में चालू होने के कारण इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है और महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई में स्टार्ट किया गया। इसी में नारा दिया गया था करो या मरो का।
निम्नलिखित में से सही जोड़ी की पहचान कीजिए कि स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित। सभी स्थानांतरित कृषि का नाम है। जैसे बेबर कह रहा है सही जोड़ी, बेबर जो है मध्य प्रदेश में है, स्थानांतरित कृषि किया जाता है बेबर को। इसमें क्या होता है, खेती हेतु पेड़ को, जंगल उंगल को काट के और फिर उसका पत्ता जल उल के उसमें मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी के ऊपर जाती है, लोग खेती करते हैं। पोडू, पोडू ये गलत जोड़ा है दोस्तों, पोडू आंध्र प्रदेश में किया जाता है, आंध्र प्रदेश में, जबकि बरिंगा ओडिशा में किया जाता है, ओडिशा में, और कुरुवा झारखंड में किया जाता है। ये सभी स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरा जगह जो बदल बदल के किया जाता है उसी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानांतरित कृषि खास करके ज़्यादा होती है, जिसको झूम कृषि बोलते हैं, वो सब पहाड़ी ढलानों में होती है। संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली? संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय से पंडिता की उपाधि, पंडिता रमाबाई, हम लोग नाम सुने हैं, पंडिता रमाबाई सरस्वती, इन्हीं को पंडिता का, प्रकांड विद्वान का उपाधि मिला। पंडिता रमाबाई क्या करते थे, 19वीं सदी के संस्कृत विद्वान थे। इन्हीं के द्वारा देखा गया कि भारत में स्त्रियों को मतलब जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इसके लिए इन्होंने पूना में विधवा आश्रम भी स्थापना किया था, जिसमें पति के द्वारा छोड़ी गई या फिर जिसके पति का देहांत हो चुका था, ऐसे महिलाओं को आश्रय दिया जाता था विधवा आश्रम में। 1882 ईस्वी में आर्य महिला सभा की स्थापना किए। आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, लेकिन आर्य महिला समाज, आर्य महिला सभा, समाज या सभा जो भी, इसके द्वारा स्थापना किया गया 1889 में। और एक याद रखिए, 1889 में मुक्ति मिशन पंडित रमाबाई के द्वारा ही स्टार्ट किया गया, तो इसको याद रखिएगा। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा, जबकि सरोजिनी नायडू के बारे में तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला है, जो कि 1917 में बनी। 1917 में, सॉरी दोस्तों, 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, ये 1925 में बनी थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। छत्तीसगढ़ के श्री डोमर सिंह कुंवर को नाट्य नाच में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 में डैश से सम्मानित किया गया। तो छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं श्री डोमार सिंह कुंवर, नाट्य नाच के लिए उनको पद्मश्री मिला 2023 में। तो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और भारत रत्न, ये पूरे पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुआ था दोस्तों। 1954 में जब स्थापना हुआ था भारत रत्न का, उसमें 3 व्यक्ति को, सीवी रमन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को दिया गया था भारत रत्न, तीनों को। और पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इसमें सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, पद्म भूषण दूसरा नंबर पे है और तीसरा नंबर पे पद्मश्री, तो इसको याद रखिएगा। तो दोनों का स्थापना, ये चारों ऑप्शन का स्थापना 1954 में ही हुआ था। अगर पूछ लेगा तो एग्जाम में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश से अपनाए गए? तो सोवियत संघ, जो कि आज टूट के सब देश अलग अलग 15 देशों में सोवियत संघ टूट चुका, और सबसे बड़ा देश रूस है, तो सोवियत संघ से लिया गया भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया। तो पूछ देगा कि किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां। कब जोड़ा गया? 1976 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका है वर्णन? 51 का ए में। और किसके सिफारिश पे, अनुशंसा पे जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया। जापान की अगर बात करें तो जापान से क्या लिया भारत सरकार, भारतीय संविधान? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत सारा चीज लिया, जैसे मौलिक अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में 12 से 35 भाग 3 में इसका वर्णन है। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन है। जबकि यूनाइटेड किंगडम यूके से क्या लिया है, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सब लिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश का बल्ती नृत्य, कहाँ का बल्ती नृत्य, तो इसको अभी ही भर लेंगे। लद्दाख का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसका अपना पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसर पर किया जाता है, जैसे किसी का दावत हुआ, मतलब भोज हुआ या उत्सव हुआ, तब बल्ती नृत्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है, लद्दाख में किया जाता है। कहीं कहीं का उत्तराखंड में क्या नृत्य किया जाता है, तो फेमस नृत्य है भोटिया, याद रखेंगे, भोटिया नृत्य उत्तराखंड में किया जाता है। चमफुली भी किया जाता है, ये सब फेमस है वहाँ का। कश्मीर में क्या किया जाता है दोस्तों, तो सबसे फेमस जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, राउफ नृत्य। हिकत भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, हिकत कहाँ का नृत्य है, तो जम्मू कश्मीर का। हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में झोरा किया जाता है, झाली ये भी किया जाता है। एक सबसे फेमस है हिमाचल प्रदेश का छापेली, जो कि एग्जाम के सेट में आप लोग को हो सकता है दिखा होगा। छापेली कहाँ का नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश का, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति को, जैसे हम मंत्री बना दिए, तो कहा जाता है, जैसे मान ले हम प्रधान मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य का, नाम भी तो मेरा नीतीश है, बिहार का मुख्यमंत्री है मान ले नीतीश कुमार, वो किसी को मंत्री पद देता है, तो 6 महीने के भीतर उसको राज्य विधानमंडल का किसी भी सदन, जो विधानमंडल या विधान परिषद किसी का भी सदस्य बनना पड़ेगा 6 महीना के अंदर उसको, और नहीं तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा मंत्री पद से। इसका वर्णन सबसे पहले इसको समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार कोई भी राज्य के सीएम की नियुक्ति वहां के गवर्नर करेगा और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर मुख्यमंत्री के सिफारिश के अनुसार करेगा। तो यही है 164 का सब क्लॉज 4, 164 के 4 में वर्णन है कि अगर मान ले कि सीएम बोल दिया किसी को कि इसको इस्पात मंत्री, राज्य इस्पात मंत्री बनाया जाए, तो 6 महीना के भीतर उसको किसी भी सदन का सदस्य लेना है, नहीं तो 164(4) के अनुसार उसको उस मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन बीना के आविष्कारक कौन है। तब मोहन बीना पंडित विश्व मोहन भट्ट। ये जो पंडित विश्व मोहन भट्ट थे, ये 2 अनोखे तार वाला एक वाद्य यंत्र बनाए और इतना इसका आवाज सुरीला लगा सुनने में कि ऑल इंडिया रेडियो के जो उस समय के प्रमुख थे ठाकुर जयदेव सिंह, इनके नाम के समान में, इनके नाम में देखिए मोहन लगा हुआ है, इसलिए इनके द्वारा बनाया गया यंत्र को मोहन बीना बोल दिए। तो याद फिर से रखेंगे कि पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 2 तार से अनोखा एक यंत्र बीना जैसा बनाया। इसको देखते हुए इनका आवाज इतना रोचक लगा इस यंत्र का कि ऑल इंडिया रेडियो के प्रमुख जो हैं ठाकुर जयदेव सिंह, इनके सम्मान में इस यंत्र का नाम मोहन बीना कर दिए। अच्छा, ये जो हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार अगर विश्व में है तो ग्रैमी पुरस्कार, ये इनको मिल चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। सरकार जब बजट पेश करती है, क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति, सरकार जब बजट निकालता है तो राजस्व प्राप्ति को दिखाता है। तो राज्य स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश, अगर किसी भी राज्य में कोई भी कल कारखाना है तो उससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है सरकार उसको सरकारी बजट में दिखाती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण लेगा तो वो थोड़ी राजस्व प्राप्ति हुआ, तो ऋण लिया कर्जा में है तो ये तो दिखाएगा नहीं। किसी राज्य स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा ऋण आएगा तो कभी नहीं होगा लाभांश।
और सरकारी स्वामित्व वाली भूमि बिक्री, सरकार अपना भूमि बेचेगा तो उससे थोड़ी राजस्व की प्राप्ति होगी, वो तो अब उसको घाटा लग रहा है सरकार को। सरकार भूमि बेच के पैसा लेगा तो बात तो वही है, या तो भूमि आपके पास रहे ना तो पैसा रहे, उतना का उतना ही। लेकिन किसी भी राज्य में वहाँ का जो कल कारखाना है, उद्यम है, वहाँ से प्राप्त लाभांश होगा तो वही सरकारी बजट में उसको दिखाया जाता है कि इतना पैसा हमको कल कारखाना से आया, जब बजट निकलता है तब। बजट सत्र 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। मानसूनी बजट सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन बजट सत्र होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले डैश में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ये 2022 का ही डाटा है, पिछले 15 वर्ष में 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकला है। कुछ सूचकांक के बारे में बता देता हूँ इस क्वेश्चन में आपको, जिसको कि याद रखिएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक बेल्थुंगर हिल्फे संगठन के द्वारा निकाला जाता है, जो जर्मनी का संस्था है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर बेलारूस रहा और भारत का स्थान 111 रहा, इंडिया का, IND इंडिया का। मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर रहा, इंडिया का स्थान 134 रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी निकला, उसमें सिंगापुर फर्स्ट रहा, इंडिया का पोजीशन 12वां रहा। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर बना हुआ है दोस्तों, इंडिया का स्थान 116 है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में डेनमार्क टॉप पर है। भ्रष्टाचार मतलब सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में होता है, और भ्रष्टाचार सूची में भारत का स्थान 93 है, 93। इसको याद रखिएगा। आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन लास्ट में कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है। विश्व में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर, उस शहर का नाम कमेंट करके बताइएगा। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ।